दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इसमें लोकसभा चुनाव का जो दौर चल रहा है, उसमें सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी-अपनी बढ़त लेने के तमाम तरह के प्रयास और कवायद करते हमें दिखाई दे रही हैं। सभी राजनीतिक दल अपने-अपने जो राजनीतिक समीकरण है, उसको कहीं न कहीं दुरुस्त करने की दिशा में भी काम कर रही हैं और वहीं कुछ एक राजनीतिक समीकरण कुछ ऐसे बन गए हैं कि जो उनकी चिंताएं लगातार बढ़ा रहे हैं। अगर हम इसमें महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में बीजेपी ने जिस तरह शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी को में स्प्लिट किया और उसी प्रकार एनसीपी के अंदर भी उन्होंने तोड़फोड़ की। जो उनके से निकले हुए शरद पवार का जो गुट है एक जो अजित पवार जिसमें इन्होंने अपनी एनसीपी बना ली और इसी प्रकार एकनाथ शिंदे जो शिवसेना से अलग होकर अब असली शिवसेना के रूप में बीजेपी जिन्हें बताती है और वे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी हैं। लेकिन तमाम तरह की इस कवायद के बावजूद भी एनसीपी और शिवसेना जो गुट हैं, जो बीजेपी के साथ इसमें एकनाथ शिंदे और अजित पवार, उनके साथ भी बीजेपी की महाराष्ट्र की जो राह है, वह लगातार कठिन से कठिन होती जा रही है। वहां से जिस तरह के समाचार आ रहे हैं, उससे तो यही प्रतीत होता हो रहा है कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और अजित पवार का साथ बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है। वहीं अगर हम शरद पवार की बात करें या उद्धव ठाकरे की बात करें, तो वहां का जो उनका पार्टी कैडर है, वह उनके साथ कहीं न कहीं अभी तक जुड़ा हुआ है। और वही बीजेपी की चिंता बढ़ा रहा है क्योंकि अगर वो कोर वोटर उन दोनों पार्टियों के साथ रहता है तो वह महाराष्ट्र की जो राजनीति को अच्छी तरह से प्रदर्शित भी कर रहा है, बता रहा है कि जो महाराष्ट्र का मैंडेट है किस दिशा में जा रहा है। और बीजेपी की चिंता की यही बात है कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी पूरे शिवसेना का जो कैडर वोट है उसको अपनी तरफ लाने में वे अभी तक सफल नहीं हुए हैं। उसी प्रकार अजित पवार भी डिप्टी सीएम होने के बावजूद भी जो एनसीपी का जो कोर वोटर है, जो उसका समर्थक वर्ग है, उसका बड़ा भाग वह लेने में अभी तक सफल नहीं हुए हैं। तो इसके लिए जो बीजेपी की चिंताएं हैं लगातार बढ़ रही हैं और ऐसे में बीजेपी की क्या रणनीति है महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर और आखिरकार बीजेपी के लिए महाराष्ट्र की जो चिंताएं हैं वह कितनी बढ़ गई हैं, उसके लिए कितनी चुनौती महाराष्ट्र के अंदर बढ़ गई है। और जो विपक्षी दलों का जो गठबंधन इंडिया गठबंधन उसमें कांग्रेस है, एनसीपी शरद पवार है और उद्धव ठाकरे शिवसेना है, उनका जो स्टेक है वह महाराष्ट्र में आज किस दिशा में जा रहा है और किस दशा के अंदर वह है। उन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ महाराष्ट्र के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार जिन्होंने अनेक वर्षों का पत्रकारिता का अनुभव है हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। उनका परिचय मैं आप सबसे करा देता हूँ। हमारे साथ विवेक देशपांडे जी नागपुर महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अनेक वर्षों का उनका पत्रकारिता का अनुभव है। महाराष्ट्र की राजनीति को बखूबी जानते हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। तो विवेक जी नमस्कार। जैसे कि महाराष्ट्र की जो राजनीति है, आप अनेक वर्षों से आपने उनकी वहाँ की राजनीति को बखूबी देखा भी है, जाना भी समझा भी है। ऐसे में बीजेपी ने एकनाथ शिंदे और अजित पवार के साथ के बावजूद भी बीजेपी की चिंताएं वहां पर कम नहीं हो रही हैं, वह लगातार बल्कि बढ़ रही हैं। इसके पीछे आप क्या कारण देख पा रहे हैं, क्या कारण समझते हैं आप विवेक जी? जी प्रशांत जी, महाराष्ट्र एक प्रोग्रेसिव स्टेट पहले से ही रहा है हर लिहाज से। मतलब चाहे आर्थिक नीतियां हो चाहे सामाजिक नीतियां हो, और यहाँ की जो राजनीति है वो भी एक बहुत ही ब्रॉड माइंडेड इस तरह की राजनीति रही है। जो विपक्ष है उसको कभी दुश्मन नहीं माना गया, कभी शत्रु नहीं माना गया। विपक्ष विपक्ष होता है और उसके साथ में जिस तरह का व्यवहार होना चाहिए बिल्कुल उसी तरह का व्यवहार, आदर्श व्यवहार जिस तरह से होना चाहिए किसी भी राजनीति में, सुसंस्कृत राजनीति में, उस तरह से विपक्ष के साथ में यहाँ पर भी हुआ है। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है 2014 से अभी तक महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ, पहले 5 साल तो ठीक ठाक चला जब शिवसेना के साथ में उनका अलायंस था। उस समय भी शिवसेना और भाजपा के बीच में लड़ाई झगड़े चलते ही रहे और शिवसेना हमेशा ये महसूस करती रही कि शायद उनके पर काटने का एक अंदर से एक षड्यंत्र बीजेपी कर रही है। ये पहले से उनका एहसास था, जिसके चलते 2019 में उन्होंने इस तरह की मांग की कि 2.5 साल हमारा मुख्यमंत्री रहे, 2.5 साल आपका। जिस मांग को ठुकरा दिया गया, जबकि होना यह चाहिए था, आदर्श स्थिति ये होनी चाहिए थी कि अगर शिवसेना के साथ में आपका 25-30 साल से घनिष्ठ संबंध है, अलायंस है, और वो भी अगर हिंदुत्ववादी पार्टी है, आप हमेशा ही कहते आ रहे कि हमारी सहोदर पार्टी है, सहोदर यानी एक ही माँ की उधर से निकले हुए दो बच्चे, अगर ये आपके भाई है तो फिर आप इनको 2.5 साल मुख्यमंत्री पद क्यों नहीं दे रहे? आपने भले ही प्रॉमिस न किया, लेकिन अगर न किया हो और वो मांग रहे हैं तो देने में क्या प्रॉब्लम था? आप अगर जेडीयू जो बिहार में है, जिसका आपका कोई समाजवादी आइडियोलॉजी वाली पार्टी और आप हिंदुत्ववादी पार्टी होने के बावजूद और आपकी सीटें वहां पर भी ज्यादा होने के बावजूद अगर आप 5 साल नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना सकते हैं, तो आप आपकी सहोदर पार्टी, आपकी 25-30 साल से अलायंस जिसके साथ में आपका था, ऐसी पार्टी और जो हिंदुत्ववादी पार्टी है
उसको आप 2.5 साल मुख्यमंत्री पद देने से आप कतरा है। आप उनको 2.5 साल भी नहीं देना चाहते। और नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति को, जो आपको कभी भी धोखा दे सकता है, उसको आप 5 साल मुख्यमंत्री बना रहे। ये कहाँ का हिंदुत्व है और ये कहाँ की राजनीति है? इसमें कौन सी अक्लमंदी है? तो इस तरह से जो एक मुझे लगता है कि पूर्ण रूप से एक मूर्खतापूर्ण एक राजनीति महाराष्ट्र में भाजपा के जो तथाकथित चाणक्य है नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इन्होंने खेली है, उसका ही खामियाजा उनको आज यहाँ पर भुगतना पड़ रहा है। तो आपने जिस तरह से शिवसेना को तोड़ा और फिर बाद में एनसीपी को तोड़ा, और जिस तरह से आपने इसमें साम दाम दंड भेद का वापर किया, दुरुपयोग किया, सारी जनता जो है उसमें आम एक जो जानकारी आम जनता तक पहुंच गई, वो ये है कि 50 को के एकदम वाला जो नारा चला गया, उससे आपने करोड़ों रुपए देकर इन लोगों को खरीदा और फिर इनको सूरत ले गए, गुवाहाटी ले गए। अपोजिशन की जो मतलब शिवसेना के एमएलए जो थे और एनसीपी के, ये सारे तोड़कर आप लेकर गए, बीजेपी में लेकर गए। आप उधर बात कर रहे थे करप्शन की, भ्रष्टाचार के खिलाफ यलगार की बात करते थे मोदी जी, और सबसे बड़े भ्रष्टाचारी नेता को मुख्यमंत्री बना दिया, खुद ही उनको उसको भ्रष्टाचारी कर रहे थे। ये सारी जो बातें हैं, और फिर महाराष्ट्र की कुछ प्रोजेक्ट्स उठाकर गुजरात ले गए, जिससे महाराष्ट्र अस्मिता की भी हानि हुई। तो ये सारी जो राजनीति महाराष्ट्र में खेली है इन्होंने, जहां पर हमेशा ही एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट से मतदार जो है यहाँ का मतदाता मतदान करता आ रहा है। ये फुले शाहू अम्बेडकर की भूमि है, जहां पर सामाजिक एकता और सामाजिक एक क्या कहते हैं उसको, खुली व्यवस्था जहां पर हमेशा ही रही है। ऐसे समाज में आपने एक दूसरे के खिलाफ लड़ाने की जो राजनीति करने की कोशिश की है, उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है। इस तरह की आज महाराष्ट्र में स्थिति है। तो बीजेपी की हालत महाराष्ट्र में इसलिए खस्ता है कि जिस तरह की राजनीति उन्होंने की है, वो यहाँ के लोगों को बिल्कुल रास नहीं आई। वो यहाँ के एक मूल सामाजिक और राजनीतिक संस्कृति के एकदम विपरीत है। प्रशांत जी। जी जी जी, बिल्कुल जैसा आपने कहा कि जो महाराष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति रही है, उसमें इस तरह की जो तोड़फोड़ वाली जो राजनीति, उसको कोई प्रमुखता नहीं मिली है। उसके बावजूद बीजेपी ने जो शैली अपनाई है महाराष्ट्र की राजनीति में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए, और जैसा आपने कहा कि वर्षों पुराना उनका अलायंस पार्टनर था शिवसेना, आखिरकार ऐसी कौन सी इनके सामने मजबूरी थी कि उसको जरा सा भी मतलब मुख्यमंत्री पद 2.5 साल देने के लिए राजी नहीं हुए? उसके पीछे कौन सी उनकी मंशा थी, कौन सा उनका उद्देश्य था? जबकि हिंदुत्व जो विचारधारा वाली राजनीति है, उसी का उसको बढ़ाने वाली शिवसेना, हमेशा हिंदुत्व की विचारधारा की बात करती रही शिवसेना भी। उसके बावजूद भी एक ही विचारधारा की दोनों पार्टियां, एक ही तरह का कैडर दोनों के पास, एक ही तरह का समर्थक वर्ग दोनों के पास, उसके बावजूद भी ऐसी कौन सी मजबूरी बीजेपी के सामने थी कि वो शिवसेना को मुख्यमंत्री पद देने को तैयार नहीं थी? उसके पीछे कौन से ऐसे कारण थे, आप क्या देख पाते हैं? क्या है, बीजेपी को आप ठीक से समझने की जरूरत है। बहुत लोग बीजेपी को ठीक से समझते नहीं है। बीजेपी जो है या फिर संघ परिवार जो है, वो हिंदुत्व का जो स्पेस है वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता है। वो कोई अगर हिंदुत्ववादी रहे तो वो उनको बहुत प्यारा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं, एकदम उल्टा है। क्योंकि हिंदुत्व का पूरा ठेका सिर्फ हमारे पास रहना चाहिए, ये है बीजेपी की असली सोच। तभी तो अरविंद केजरीवाल से सबसे ज्यादा दुश्मनी क्यों है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल खुद एक सॉफ्ट हिंदुत्ववादी नेता है। वो हनुमान चालीसा की बात करते हैं, वो हनुमान मंदिर में जाते हैं, वो जब दिल्ली में दंगे होते हैं तो वो मुसलमानों के पक्ष में खड़े नहीं होते खुले तौर पर। तो ये वो एक तरह से अलग तरह से अपने बहुत ही छुपे तरीके से वो हिंदुत्व, सॉफ्ट हिंदुत्व चलाते हैं अरविंद केजरीवाल। इसलिए हिंदुत्व का स्पेस जो है, हिंदुत्व के स्पेस में कोई दूसरा आ जाए, ये उनको गैर हिंदुत्व से ज्यादा खतरनाक लगता है। इसलिए वो उनके मैंने जैसे कहा जेडीयू चलता है उनको, पीडीपी भी चलता है जम्मू कश्मीर में। जो विपरीत विचारधारा है वो उनको चलती है, क्योंकि वो उनकी स्पेस नहीं आती आएगी, उनको पता है हिंदुत्ववादी पार्टियां जो है वो उनकी स्पेस ऑक्युपाई करेगी, और इसलिए उनको ज्यादा नुकसान
उनसे हो सकता है, उनसे उनको प्रॉब्लम है, इसलिए वो अरविंद केजरीवाल और उद्धव ठाकरे के खिलाफ सबसे ज्यादा जहर उगलते हैं। आप देखिए, जबकि दोनों हिंदुत्ववादी है। जितना आप उनको अब्दुल्ला के खिलाफ या फिर किसी नीतीश कुमार के खिलाफ या फिर किसी दूसरे जो गैर हिंदुत्ववादी है उनके खिलाफ जिस तरह का जहर, जितना जहर वो नहीं उगलते, उतना ये उद्धव ठाकरे और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उगलते हैं, क्योंकि ये अपने हिंदुत्ववादी स्पेस में दूसरे हिंदुत्ववादी को टॉलरेट नहीं कर सकते। ये आपने देखा होगा, आपको याद होगा उस समय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में संस्कृत का प्रोफेसर एक इमरान खान, या नाम भूल रहा हूँ, शायद वही है, इमरान है या कुछ इरफान है, जो भी है, इरफान है शायद, उनका अपॉइंटमेंट होना था संस्कृत का लेक्चर करके। तो ये सारे जो मिश्रा, पांडे, दुबे जैसे विद्यार्थी थे, इन नाम के जो विद्यार्थी थे, वंचन पे पड़ गए सिर्फ 20 विद्यार्थी कि हमको एक मुसलमान से संस्कृत नहीं सीखना। तो क्यों नहीं फिर आरएसएस ने डिफेंड किया उनको, क्यों नहीं बीजेपी ने डिफेंड किया उस इरफान खान को? नहीं, हमको तो ऐसे नेशनलिस्ट हिंदू मुसलमानों की जरूरत है। ये तो हमेशा मुसलमानों को कहते हैं ना, आप नेशनलिज्म प्रूव करो आपका। वो तो संस्कृत का प्रोफेसर बनना चाहता था और उसको क्या प्रूव करना था, लेकिन उसके पक्ष में कहाँ खड़े रहे ये? जबकि मुझे तो ये लगता है कि सारे जो अनशन पे बैठे थे इन्होंने ही बिठाए थे। तो ये इनको अच्छा मुसलमान, देशभक्त मुसलमान जो है, इनको देश के खिलाफ बोलने वाला मुसलमान इनको प्रिय ज्यादा है, क्योंकि उससे इनकी आइडियोलॉजी चलती है। उसी तर्ज पर दूसरा कोई हिंदुत्व की बात करे तो वो इनकी स्पेस कम करता है, इनकी स्पेस सिकुड़ जाती है, वो स्पेस इनकी स्पेस में से वो अपना हिस्सा ले लेता है। इसलिए ये ज्यादा गुस्सा हिंदुत्ववादी पार्टियों का करते हैं, ये समझने की जरूरत है प्रशांत जी। बिल्कुल ठीक आपने कि जो स्टेक है उसमें वह किसी की शेयर होल्डिंग चाहते नहीं है और सारा पूरा जो स्टेक है उसके अपने पास ही रखना चाहते हैं। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे की, जैसे कि स्प्लिट के बाद देखते हैं कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार की अगर बात करें दोनों की, तो लगातार जैसे कैडर उनके साथ मजबूती जुड़ा हुआ है, उसकी उनकी जो रैलियों में जो भीड़ आ रही है, जिस तरह का उत्साह उनके कैडर के अंदर दिखाई दे रहा है, वह जो इंडिया गठबंधन की राजनीति है उसकी दिशा किस तरह से तय कर रहा है महाराष्ट्र के अंदर? स्पष्ट है, महाराष्ट्र में दिख रहा है कि पूरी सिंपति जो है वो शिवसेना के मतलब उद्धव ठाकरे और शरद पवार, इनके फैक्शंस के लिए सिंपति बनी है, ये स्पष्ट दिख रहा है। और शरद पवार बार बार ये कह रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी को, तो कल तो पृथ्वीराज चौहान ने भी कहा कि महाविकास आघाड़ी को 30 से 35 सीटें मिलेगी और बीजेपी जो है वो 15-20 सीटों में सिमट जाएगी। बीजेपी और उसका जो महायुति अलायंस है, जो एकनाथ शिंदे और अजीत पवार गुटों के साथ में जो उनका अलायंस है, वो सारे मिलाकर 18 से 20 सीटों के ऊपर नहीं जा रहे। इस तरह की स्थिति महाराष्ट्र में बनी हुई है, जिसके कारण मैंने पहले ही गिनाया कि क्यों इस तरह की स्थिति, बीजेपी की हालत खराब हुई है। पहले ही अपने आपके पहले प्रश्न के उत्तर में मैंने बताया है। तो जिनको ये लोग और वो जो अपने आप को चाणक्य समझते हैं, उन्होंने जो महाराष्ट्र में किया है, वो अगर चाणक्य देख ले तो चाणक्य को हंसी आएगी कि आजकल के कलयुग के चाणक्य कितने मूर्ख है, जो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। जिस तरह की राजनीति अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में की है, तो चाणक्य इन पर हंसेगा। इस तरह की स्थिति है महाराष्ट्र में आज। प्रशांत जी। अच्छा, इसमें कांग्रेस की जो पोजीशन है महाराष्ट्र के अंदर, और कांग्रेस के मुख्य विपक्षी दल भी है, और लगातार जिस तरह से उन्होंने जो सैक्रिफाइस की बात की अगर कही जाए, तो कांग्रेस ने गठबंधन को जोड़े रखने में या गठबंधन को एकजुट रखने में बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई है। किसी तरह की महत्वाकांक्षा को उन्होंने प्रदर्शित नहीं किया है, और उनके कुछ नेता इस बात पर नाराज भी रहे, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस इन पूरे गठबंधन में एक बड़ी भूमिका अपनी निभाती दिखाई देती है। जैसे जो कांग्रेस की पोजीशन महाराष्ट्र में, किस तरह से आप देख पा रहे हैं उसे? महाराष्ट्र में कांग्रेस ने ये सिर्फ महाराष्ट्र में किया ऐसा नहीं है। कांग्रेस ने रवैया पूरे देश के लेवल पर, जो भी अलायंसेस है, वो पूरे देश के लेवल पर कांग्रेस का यही रवैया रहा है कि वो एक कदम पीछे रहे, जो बाकी अलायंस पार्टनर्स है उनको ज्यादा तवज्जो दे। ये उन्होंने हर जगह किया है। समाजवादी पार्टी को उन्होंने उत्तर प्रदेश में वो किया। समाजवादी पार्टी सीनियर पार्टनर है वहां पर, जहां तक वोटों का प्रतिशत और वहां के विधानसभा में और लोकसभा में उनकी सीटों का सवाल है, उनको ही ज्यादा तवज्जो देना वो बहुत लाजमी भी था, वो कर रहे हैं। लेकिन हर जगह जहां जहां उनके से वहां पर वो अपने अलायंस पार्टनर्स को
स्पेस दे रहे हैं, क्योंकि वो वक्त की नज़ाकत को समझते हैं। यहाँ पर अगर वो ईगो के साथ काम करेंगे तो बाकी तो रीजनल पार्टीज जो है, जो उनके अलायंस पार्टनर्स है, उनका अस्तित्व तो खतरे में जाएगा ही, लेकिन कांग्रेस का भी अस्तित्व जो है, जो खत्म होने के कगार पर था। लगभग 1 साल पहले तक अगर आप सोचते, 1 साल पहले अगर हम बात करते होते इसी मुद्दे पर, तो हम यही शायद कहते कि कांग्रेस तो शायद खत्म ही हो जाए। लेकिन अब जाकर स्थिति जिस तरह से सुधरी है, तो उसको और सुधारने के लिए, और फिर से वापस रिवर्ट न हो जाए, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात जो करनी कांग्रेस को थी वो ये थी कि अपने जो अलायंस पार्टनर्स है उनको वो महत्व देते और उनको थोड़ा सा अपर हैंड देते और खुद थोड़ा सा पीछे रहते। ये बहुत करना स्ट्रेटेजिकली जरूरी था, जो उन्होंने इस बार किया है। उसमें उनकी एक अच्छी राजनीतिक समझ का भी उन्होंने परिचय दिया है। वही उन्होंने महाराष्ट्र में भी किया है। तो महाराष्ट्र में कुछ अलग किया है उन्होंने, ऐसा नहीं है। और उनको पता है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के साथ में सिंपथी है, शरद पवार के साथ में सिंपथी है, उसका पूरी तरह से फायदा मिलना चाहिए। वहां पर अगर कहीं उनके साथ में प्रेस्टीज इशू, ईगो पॉइंट्स पर झगड़े वगैरह होते तो कांग्रेस को तो वैसे भी महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा नहीं मिलना था और आज भी बहुत ज्यादा नहीं मिल रहा है। महाराष्ट्र में तीनों पार्टियों की स्थिति अगर आज हम समझते हैं तो सबसे ज्यादा सीटें मिल रही है शिवसेना को, उसके बाद सीटें मिल रही है एनसीपी को, और सबसे कम सीटें आज महाराष्ट्र में मिल रही है कांग्रेस को। तो कांग्रेस की स्थिति जनता के बीच में भी उतनी अच्छी नहीं है। ये कांग्रेस को इस बात की समझ है, कांग्रेस को इस बात का इल्म है और सीरियसनेस भी है। इसीलिए उन्होंने अपने अलायंस पार्टनर्स को ज्यादा तवज्जो दिया, ज्यादा महत्व दिया है, जो राजनीतिक समझबूझ का परिचायक है। प्रशांत जी। जी। तो जैसा आपने कहा कि राजनीतिक जो वस्तु स्थिति है उसको ठीक समझे कांग्रेस ने समझा है और उसी के अनुरूप उन्होंने अपने अलायंस पार्टनर को तवज्जो भी दी है और उनके साथ ही वह अपने कदमताल करते दिखाई देती है। अच्छा, कुछ सीटें बड़ी चर्चित है महाराष्ट्र के, जैसे नागपुर की, जिसमें नितिन गडकरी उन्होंने चुनाव लड़ा है। साथ ही सुप्रिया सुले और अजित पवार की जो वाइफ है उनके बीच में जो मुकाबला है, इस तरीके से कुछ सीटें इस तरह की चर्चित हो गई हैं। उसके बारे में आप किस तरह से पूरे दोनों सीटों का अगर आकलन करें, हम देखें कि राजनीतिक समीकरण किस तरह से वहां पे बैठ रहे हैं, क्या लगता है आपको? नहीं, नागपुर में तो काफी कड़ा मुकाबला था, सभी जानते हैं। नितिन गडकरी जी वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इसके कि वो एक बहुत ही कद्दावर नेता है भाजपा के, और शायद नरेंद्र मोदी जी के बाद पूरे देश में जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय भाजपा नेता है वो नितिन गडकरी है। अमित शाह भी नहीं है और राजनाथ सिंह भी नहीं है। नंबर 2 के सबसे लोकप्रिय नेता भाजपा के पूरे देश में, महाराष्ट्र में ही नहीं पूरे देश में, नितिन गडकरी है। उसके बावजूद नागपुर में उनकी हालत जो है वो स्वस्थ स्थिति में नहीं है, नागपुर में अच्छी स्थिति में नहीं है। हालांकि जीत वो जाएंगे, जीतेंगे वही, इस तरह की स्थिति है, लेकिन उस मार्जिन के साथ नहीं जिस मार्जिन के साथ वो पिछली बार जीते थे। वैसे 2014-2019 के बीच में उनकी मार्जिन कम हुई थी और काफी कम हुई थी, लगभग 70,000 वोट कम मिले थे 2014 के मुकाबले 2019 में। और नाना पटोले उनके खिलाफ थे, जो आज महाराष्ट्र के कांग्रेस के अध्यक्ष है। वो उस समय 2019 में उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। उन्होंने उनके कम से कम 60-70 हजार से उनकी मार्जिन कम कर दी थी, जबकि नाना पटोले उस समय महाराष्ट्र के अध्यक्ष नहीं थे और नाना पटोले आउटसाइडर थे, भंडारा गोंदिया के थे। उसके बावजूद उन्होंने उनकी मार्जिन कम करवा दी। अब की बार जो कैंडिडेट कांग्रेस के विकास ठाकरे भी तो यही कहे, यहाँ मेयर भी थे और अभी एमएलए भी है कांग्रेस के, तो अब की बार और ज्यादा उनकी वोट की मार्जिन कम होगी, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। और लेकिन जीतेंगे वही, ये भी बहुत लोग कह रहे हैं। हार जाते हैं अगर, तो फिर आप समझिए कि नितिन गडकरी जी नागपुर में हारने वाले हैं, तो नरेंद्र मोदी को दिल्ली में कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि गडकरी जी हारे तो कोई कारण ही नहीं कि बीजेपी के बाकी जो नेता है, जिनका कद नितिन गडकरी से कहीं भी मैच नहीं करता, वो अपनी अपनी जगह जीत जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम होगी। तो गडकरी का जीतना है भाजपा के लिए एक शुभ संकेत होगा, वो जीतेंगे इस तरह की स्थिति नागपुर में। बाकी
जगह पर जो इश्यूज है महाराष्ट्र में, आपने और एक सीट का जिक्र किया, मैं भूल रहा हूँ, बारामती, जिसमें सुप्रिया सुले और अजित पवार की वाइफ चुनाव लड़ रही है। बारामती में मुकाबला कड़ा था, इसलिए कि वहां पर अजित पवार और शरद पवार को अलग करना वैसे मुश्किल था, क्योंकि जो बारामती का विकास हुआ है तो ये नहीं कह सकते कि वो अकेले शरद पवार ने किया है, क्योंकि उस समय तो अजित पवार भी एनसीपी में थे और उनकी भी हाथ लगे उसमें, उन्होंने भी कोई उनकी भी ताकत वहां पर बारामती में लगी है। जो कुछ भी बारामती में हुआ है विकास, वो केवल शरद पवार की वजह से हुआ, ऐसा नहीं है। उसमें एक बहुत बड़ा शेयर अजित पवार का भी है। तो बारामती के लोग बिल्कुल भी अजित पवार को नकार देंगे और सिर्फ सुप्रिया, ऐसा नहीं है। मुझे जहां तक मुझे पता है, जितनी जानकारी मेरे पास है, वहां पर भी मुकाबला कड़ा है, लेकिन हालांकि मार्जिन सुप्रिया सुळे, एज जो है सुप्रिया सुळे को है, ये भी बात है। वो कितने मार्जिन के साथ जीत के आती है, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, ये देखना होगा। पिछले बार भी उनकी मार्जिन कम हुई थी, जबकि उनके खिलाफ कोई ऐसा बहुत बड़ा कैंडिडेट था, ऐसा नहीं है, लेकिन पिछली बार भी उनकी मार्जिन काफी कम हुई थी। अब तो खुद पवार की उनके पवार फैमिली की एक मेंबर उनके खिलाफ खड़ी है, एक बहुत ताकतवर नेता उनके पीछे खड़ा है। तो अब की बार सुप्रिया सुळे को और भी मुश्किल होगी जीतने में, ऐसा मुझे लगता है। अब बाकी कई सीटें ऐसी है जहां पर इसी तरह की स्थिति है। आप कल्याण की सीट देख लीजिए, जहां पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे खड़े हैं। उनके खिलाफ तो वहां के भाजपा ने एक तरह से बगावत ही कर दी, उन्होंने रिजोल्यूशन पास किया था कि हम इनको वोट नहीं करेंगे। वहां के कल्याण भाजपा ने रिजोल्यूशन पास किया था। ऐसा कहीं भी नहीं हुआ है भारत में, और कहीं नहीं हुआ है कि किसी कैंडिडेट के खिलाफ रूलिंग पार्टी ने, बीजेपी ने इस तरह का कोई रिजोल्यूशन पास किया हो, ऐसा और कहीं भी नहीं हुआ है। तो कई सीटों पर भाजपा मुश्किल में है और उसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार है। विदर्भ में मैं आपको बता सकता हूँ, विदर्भ में पिछली बार भाजपा और अलायंस पार्टनर एक ही, मतलब नवनीत राणा थी, वो इलेक्शन के बाद उनके साथ गई थी। उससे पहले तो वो एनसीपी कांग्रेस के तरफ से थी, बाद में फिर वो बीजेपी की तरफ चली गई मोदी के साथ। तो वो जो नवनीत राणा को अगर जोड़ दिया जाए तो भाजपा, महाराष्ट्र में भाजपा, शिवसेना और नवनीत राणा, ऐसा मिलाकर 9 था, 10 में से 9 विदर्भ में सीटें उनको मिली थी। अब की बार वो आंकड़ा उल्टा भी हो सकता है, इस तरह की स्थिति है। तो कुल मिलाकर स्थिति जो है कांग्रेस के लिए बहुत, बीजेपी के लिए और उनके अलायंस महायुति के लिए बहुत नाजुक बनी हुई है महाराष्ट्र में, इसमें कोई शक नहीं। और बचा वह जो एक चरण है जिसमें 13 सीटें हैं, वहां पर भी उनको ज्यादातर नुकसान हो सकता है, इस तरह के आसार है। जी, जी। जैसा आपने कुछ आकलन किया कुछ सीटों का, किस तरह के वहाँ पे राजनीतिक जो समीकरण बैठ रहे हैं। अच्छा, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो पूरी राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं वर्तमान में? ऐसी कौन-सी विषय आप देख पा रहे हैं, ऐसे कौन से मुद्दे देख पा रहे हैं, चाहे मराठी अस्मिता की बात हो या मराठा आरक्षण की बात हो या दूसरे जो अन्य पूरे देशव्यापी जो मुद्दे हैं, चाहे महँगाई है, बेरोज़गारी है या आरक्षण को लेकर तमाम तरह की बातें विपक्षी दल उठा रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं। तो ऐसे कौन से मुद्दे जो महाराष्ट्र की राजनीति को पूरे प्रभावित कर रहे हैं, किस तरह से आप देख पा रहे हैं पूरे विषय को? देखिए, एक तो मराठी अस्मिता वाला इशू आपने पहले बताया, वो तो है ही। महाराष्ट्र वर्सेस गुजरात, 2 गुजराती महाराष्ट्र की राजनीति को चला रहे हैं, 2 गुजराती महाराष्ट्र का नुकसान कर रहे हैं, यहाँ के प्रोजेक्ट्स लेकर जा रहे हैं, गुजरात लेकर जा रहे हैं। ये एक नैरेटिव महाराष्ट्र में चला है, वो है। संविधान का इशू महाराष्ट्र में बहुत बड़ा है, क्योंकि महाराष्ट्र फुले शाहू अम्बेडकर की भूमि है। महात्मा फुले, राजर्षि शाहू महाराज शिवाजी के डिसेंडेंट थे, और अम्बेडकर, इनकी जो एक दलित समाज और दलित पिछड़े समाजों के लिए इन्होंने जो काम किया, और एक तरह से एक बहुत ही ब्रॉड माइंडेड एक सामाजिक परिदृश्य महाराष्ट्र में बना हुआ है कई दशकों से। एक बहुत ही प्रगाढ़, एक तरह से एक बहुत ही गाढ़ी, एक ओपन माइंडेड, ब्रॉड माइंडेड महाराष्ट्र में राजनीतिक और सामाजिक संस्कृति बनी हुई है। उसको विकसित करने का काम, उसको खराब करने का काम, उसमें जहर घोलने का काम बीजेपी ने पिछले 10 साल में किया है। ये बात भी, और उससे संविधान का मुद्दा जो है वो लोगों के मन में घर कर गया। ये संविधान 400 पार जो चला, वो चाहते हैं 400 पार संविधान को बदलने के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बदलने के लिए, और इससे आहत होंगे सारे पिछड़े जो है और आदिवासी और इवन ओबीसी। इस तरह का एक नैरेटिव सारे लोगों के बीच में चला है।
रिजर्वेशन निकाल लेंगे, इस तरह की बात चल रही है, जिसके चलते पहली बार प्रधानमंत्री को नागपुर के पास कनान में जो सभा हुई थी पिछले महीने में, उसमें पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने संविधान का मुद्दा उठाया था कि हमारे खिलाफ इस तरह का एक प्रचार किया जा रहा है जो गलत है, संविधान बदलने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। ये उनको क्लैरिफाई करना पड़ा, पहली बार महाराष्ट्र में उन्होंने किया, वो इसीलिए कि इनको पता था कि महाराष्ट्र में संविधान का मुद्दा जो है बहुत अंदर तक काम कर रहा है। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा महाराष्ट्र में है। महंगाई, बेरोजगारी तो है ही, वो तो है ही, वो सब जगह है, वैसा महाराष्ट्र में भी है। तो बहुत सारी बातें, बहुत सारे मुद्दे इकट्ठे हो गए। और फिर मराठा आंदोलन के चलते जो सारा मराठा समाज एक तरह से आंदोलित है, एक तरह से अस्वस्थ है, वो भी कहीं ना कहीं भाजपा के लिए प्रॉब्लमेटिक है, ऐसा ही माना जा रहा है। वो अपोजिशन के लिए कोई नुकसानदेह साबित होगा, इसका कोई कारण नहीं। अगर उसका कुछ नुकसान होना ही है तो भाजपा को होगा, क्योंकि सत्ता में तो भाजपा है, और जो अपेक्षा करते हैं वो सत्ता में जो है उससे अपेक्षा कर रहे हैं। तो जरंगे पाटिल ने तो बताया भी है, और वो खुले तौर पर देवेंद्र फडणवीस का नाम लेते हैं और उनके खिलाफ टीका टिप्पणी करते हैं। तो मराठा समाज जो है वो बीजेपी से आहत है, इसलिए वो भी बीजेपी के खिलाफ जाएगा। मराठा आंदोलन का पूरा नुकसान जो है वो बीजेपी को भुगतना पड़ेगा, इस तरह की स्थिति है। तो कुल मिलाकर बीजेपी के पक्ष में यहाँ पर कुछ भी नहीं है। एक नरेंद्र मोदी फैक्टर जो है वो कितना काम करेगा, इतने सारे फैक्टर इनके खिलाफ है, और एक नरेंद्र मोदी का फैक्टर है, वो भी 2019 वाली लोकप्रियता आज मोदी जी की नहीं है। 2019 के मुकाबले में वो अब की बार 2024 में उनकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितनी 2019 में थी। इसलिए वो फैक्टर भी बीजेपी के लिए कितना अच्छा काम करेगा, इसके बारे में बहुत लोगों के मन में आशंका है। कुल मिलाकर परिस्थिति जो है वो पूरी तरह से बीजेपी के खिलाफ बनी हुई है। अब सीटों में कितना वो तब्दील होता है और कितनी सीटें बीजेपी को मिलती है और कितनी सीटें अपोजिशन को मिलती है, ये बताना मुश्किल है। लेकिन जो एक ब्रॉडली अंदाजा लगाया जा रहा है कि कम से कम 30 सीटें तो महाविकास आघाड़ी के पक्ष में जा सकती है, और बीजेपी जो है, महायुति जो उनकी है, उनको 18-20 सीटों पर समाधान करना पड़ेगा। इस तरह का आज माहौल महाराष्ट्र में है। प्रशांत जी, जैसा आपने एक परसेप्शन बताया, लगभग क्या लोग आकलन कर रहे हैं कि महागठबंधन को, विपक्षी दलों को, जो इंडिया गठबंधन उसको लगभग 30 सीटें के आसपास, 18 सीटें के आसपास आपने बताया महायुति जो बीजेपी वाला गठबंधन है। एक इस तरह एक लोगों के अंदर एक आकलन लोगों ने अपना इस तरह से किया हुआ है। लेकिन अगर बात करें कि अगर हम जैसे दलित राजनीति की आपने बात की, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर महाराष्ट्र से आते हैं, और मतलब तमाम तरह की जो दलित आंदोलन, दलित चेतना के जो आंदोलन है, बड़े बड़े वहां पर सुधारक, जो दलित आंदोलन के सुधारक रहे हैं, जो सूत्रधार रहे हैं, उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ी भूमिका निभाई है और पूरे देश को भी दिशा दी दलित राजनीति के तौर पर अगर देखें। उसी प्रकार नागपुर ऐसा केंद्र है जो आरएसएस का मुख्यालय जहां पर है, जो हिंदुत्व राजनीति को के सूत्रधार आरएसएस ने नागपुर से महाराष्ट्र से पूरी भूमिका बड़ी निभाई देश के अंदर। ऐसे में दो अलग अलग विचारधारा महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ी भूमिका हमेशा निभाती रही है, और दोनों का कहते हैं ना, देखिए होम ग्राउंड भी महाराष्ट्र है। इस तरह से अगर दोनों की जो राजनीति को देखें, उस परिप्रेक्ष्य में महाराष्ट्र की राजनीति में आप दोनों विचारधाराओं को कहाँ देख पाते हैं, कहाँ स्टैंड देख पाते हैं उनका? ये भाजपा की जो आइडियोलॉजी है हिंदुत्व वाली, उसने धीरे धीरे महाराष्ट्र में भी पिछले 20-25 सालों में अपनी जगह बनाई है, और एक बड़ा तबका उनके साथ जुड़ गया है, पर्टिकुलरली ओबीसी, जो उन्होंने काफी कोशिशों के बाद अपने साथ जोड़ा है, जिसको वो माधव कहते हैं। माधव यानी माली, धनगर और बंजारी समाज, इन लोगों को ओबीसी, ये सारे ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, इनको अपने साथ जोड़ा है। तो ये बड़े मेहनत के साथ उन्होंने काम किया है। हिंदुत्व प्लस ओबीसी वाला जो चक्कर है वो उन्होंने महाराष्ट्र में चलाया है, जिसके काफी अच्छे रिवॉर्ड्स उनको मिले भी हैं। 1995 में पहली बार उनकी शिवसेना के साथ मिलकर सरकार महाराष्ट्र में बनी, जो 4 साल चली और बाद में गिर गई। लेकिन वो जो एक परिदृश्य महाराष्ट्र में उस समय से बना है, जो भाजपा को महाराष्ट्र में एक एस्टेब्लिश ताकत के रूप में उभरते हुए लोगों ने देखा है, तो आज भी है। लेकिन पिछले 5 सालों में
जिस तरह की राजनीति, मैं पहले 5 साल की बात नहीं करूंगा, पहले 5 साल में तो काम ठीक ठाक चला बीजेपी का, लेकिन पिछले 5 सालों में बीजेपी ने, बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने महाराष्ट्र में जिस तरह की गंदी राजनीति खेली है, उससे महाराष्ट्र का पूरा प्रोजेक्ट डिरेल हो गया है। तो ये है महाराष्ट्र में बीजेपी का असली प्रॉब्लम। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो है एक अनकन्वेंशनल पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिक्स नहीं है, एक तरह से चक्कू छुरी लगाकर लोगों को अपनी तरफ करवा लेना, जिसको हम माफियागिरी कहते हैं, वो है, राजनीति नहीं है। राजनीति में ऐसा नहीं होता, क्लासिकल राजनीति में ऐसा नहीं होता। जो यहाँ के लोगों को पसंद नहीं आई है बात, और लोग उसके खिलाफ अब की बार मतों में अपना मत डालकर अपना मत व्यक्त करेंगे, ऐसा सभी कह रहे हैं, ज्यादातर लोग कह रहे हैं। अब देखना है 4 जून को क्या सिद्ध होता है और क्या गलत सिद्ध होता है। प्रशांत जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि 4 जून को ही पता चलेगा कि लोगों ने किसके प्रति अपना विश्वास दिया है, किसके प्रति अपना समर्थन दिया है। इन्हीं शब्दों से आज की चर्चा को विराम भी देते हैं और आपने जिस तरह महाराष्ट्र की राजनीति का जो पूरी पिक्चर है, पूरा परिदृश्य हमारे दर्शकों के सामने विश्लेषण किया उसका, और मुझे विश्वास है निश्चित रूप से आपके विश्लेषण से हमारे दर्शकों को महाराष्ट्र की राजनीति की बखूबी जानकारी मिलेगी और समझ में आएगा कि महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा और दशा आने वाले समय क्या हो सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। धन्यवाद। और मैं आप सबसे भी आग्रह करता हूँ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।